हेलो बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 गणित के अंतर्गत चैप्टर 2 की अभ्यास प्रश्नावली 2D के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास 2D प्रश्नावली का प्रश्न पहला है, निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्यों को बताइए। तो यह संख्या रेखा बनाई गई है और संख्या रेखा पर देखो किस तरह से फिगर बना हुआ है, रेखा खींचा गया है। तो बच्चों इसे हम ध्यान से पहले देखें तो हम ये देख रहे हैं कि जीरो से जो है एक, यहाँ से 1 यूनिट और यहाँ 2 यूनिट, यानी जीरो से 2 यूनिट आया। फिर यहाँ देखो 1 2, यहाँ भी 2 यूनिट गया, फिर यहाँ भी 2 यूनिट गया, फिर यहाँ भी 2 यूनिट गया, फिर यहाँ भी 2 यूनिट और यहाँ से भी यहाँ 2 यूनिट। तो हम ये देखें कि 2 2 2 2 2 2 यानी 6 बार जाने के बाद यहाँ पहुँचा 12 पर। अब ये एक तरह से जो दर्शा रहा है वह गुणात्मक तथ्य को दर्शा रहा है, लेकिन हमें विभाजन तथ्य को बताना है। तो जैसे गुणा में बार बार जोड़ने की क्रिया को गुणा कहते हैं, उसी तरह से भाग में क्या होता है कि बार बार घटाने की क्रिया को भाग कहते हैं। तो अब देखो हम 12 में से हम पीछे चल रहे हैं, तो 1 2 2 यूनिट, ठीक। फिर यहाँ से भी 1 2 यानी ये भी 2 यूनिट, यानी बार बार 2 2 यूनिट कम हो रहा है। 12 में से 2 यूनिट कम हुआ 10, फिर 10 में से 2 यूनिट कम करेंगे 8, फिर 8 में से 2 यूनिट कम किए 6, फिर 6 में से 2 यूनिट कम किए 4 पर आए, फिर 4 में से 2 यूनिट कम किए तो 2 पर आए, फिर 2 में से 2 यूनिट कम हुआ तो 0 पर आ गए। तो हम ये देखेंगे कि हम कितने बार कम किए। तो 1 2 3 4 5 6, यानी 12 में हम 2 2 6 बार घटाए हैं। तो इसे हम विभाजन तथ्य के रूप में लिखेंगे कि 12 भागे 2 बराबर 6, यानी 2 2 बार घटाए तो 6, 1 2 3 4 5 6 आ गया, ठीक। दूसरा सवाल है, 21 भागे 3 बराबर 7 के संगत गुणात्मक तथ्य 3 गुणते 7 बराबर 21 है, ठीक। अतः निम्नांकित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। तो जैसे 21 भागे 3 बराबर 7, तो एक चीज आप जान जाओ कि जो भाग होती है वह गुणा का विपरीत होता है, या गुणा के विपरीत भाग, भाग के विपरीत गुणा। तो यहाँ 21 भागे 3 बराबर 7 है, तो इसका संगत गुणात्मक तथ्य हो गया 3 गुणते 7 बराबर 21। उसी तरह से पहला सवाल है कि 56 भागे 8 बराबर 7, तो इसका गुणात्मक तथ्य क्या होगा। तो इसी के आगे हम लिख दे रहे हैं कि संगत गुणात्मक तथ्य, संगत गुणात्मक तथ्य, संगत गुणात्मक तथ्य हो जाएगा 8 गुणते 7, 8 गुणे 7 बराबर 56, ठीक। उसी तरह से इसका है 66 भागे 11 बराबर 6, तो इसका भी संगत गुणात्मक तथ्य हो गया 11 गुणते 6 बराबर 66, ठीक। इसी का गुणा कर दिया 11 गुणते 6 बराबर 66। तीसरा सवाल है, 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। अब देखो 117 को दो, मतलब 117 को दो ऐसी संख्याओं के रूप में विभक्त करना है जिसका आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल 117 हो जाए। तो इसे हम इस तरह से हल कर देंगे। 117 को यह कह रहा है इस तरह से कि एक संख्या ये है और इसको एक संख्या यहाँ बनाना है, ठीक। और दो गुणात्मक तथ्य के रूप में लिखना है इसे। तो हम ये देखेंगे कि पहला क्या है, पहला संख्या 13 है, तो यहाँ हम 13 कर दिए। तो अब जब
पहली संख्या 13 हो गई, तब दूसरी संख्या बताना है। तो ये जो है हम 117 में 13 का भाग दे देंगे, तो जितना आएगा वो ये दूसरी संख्या हो जाए। तो 13 9 117, 9 आया, तो ये हमारा दूसरी संख्या कितना हो गया, 9 हो गया। अब चौथी सवाल, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है? तो इसका उत्तर है हाँ। तो हाँ, और वो संख्या कौन सी है? एक है। ठीक। अब देखो, एक को जब हम 1 से 1/1 करेंगे तो उत्तर कितना आएगा? 1। तुम्हारा सवाल प्रश्न के अनुसार बैठ गया। क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है? तो हाँ, संख्या 1 है। यहाँ लिख दो, संख्या 1 है जो 1/1 करने पर 1 प्राप्त होती है। ठीक। 5वां, क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि भाग की संक्रिया में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं है। ठीक। क्योंकि भाग की संक्रिया में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं है। अब हम अगला सवाल बताएंगे, यह पूछी गई सवाल है। ठीक। तो बच्चों, अगला हम राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम हल कराएंगे। पहला है 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। तो देखो, इसमें पहला है 81 और 83, ख में है 83 और 87, ग में है 81 और 89, घ में है 83 और 89। तो पहले अभाज्य संख्या के बारे में जान लीजिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वो होती है जिसका गुणनखंड एक और स्वयं संख्या होती है। तो देखो, ये जो युग्म है इसमें 9 9 81, यानी 9 यानी 81 और 1 के अतिरिक्त 9 भी है, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। फिर ये इसी युग्म में देखो, ये 83 अभाज्य है, 1 गुणित 83 ही होगा इसका गुणनखंड, लेकिन ये जो है 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 दूनी 6 और 2 बचा, 3 9 27, यानी ये 29 गुणित 3 हो गया, यानी 3 और 29 भी, ये भी नहीं है। 81 और 89, ये देखो 9 9 81, ये भी अभाज्य नहीं है, भाज्य हो गया। अभी बचा घ 83 और 89, तो यह जो है 83 का गुणनखंड 1 गुणित 83 होगा और 89 का भी 1 गुणित 89 होगा। तो हमारा विकल्प घ सही है और यहाँ भी हम घ उत्तर दिखा दिए हैं। ठीक। दूसरा सवाल है, इस प्रश्न में 5 पद हैं, 4 पद किसी न किसी रूप में 1 से हैं, अन्य से भिन्न पद की संख्या को चिन्ह लगाइए। तो अब देखो, क में क्या है 6 3 8, 7 5 35, 9 3 27, 5 4 26 और 8 7 56। तो हम देख रहे हैं कि यह इसी का गुणनफल है। 6 और 3 का गुणनफल 18 6 18। देखो 7 5 35, 9 3 27, 5 चौके 20, ये गड़बड़ हो गया। यहाँ देखो 8 7 56, तो ये हमारा कहीं न कहीं से ये भिन्न है। ठीक। तीसरा है, दिए गए 5 विकल्पों में से लुप्त पद को ज्ञात कीजिए।
एक श्रृंखला बनाई गई है। जैसे 196 है, 169 है, 144 है, 121 है, 100 है, फिर आगे क्वेश्चन मार्क है, यानी अगला संख्या कौन सी है। तो हम देखेंगे कि ये 196 क्या है? यह जो है हमारा 14 का वर्ग है। क्या है? 14 का वर्ग, यानी 14 गुणते 14 196 होता है। यह जो है 13 का वर्ग है। ये क्या है? 13 का वर्ग है। 13 13 में 169 है, 13 में 13 गुणा करें तो 169। ये जो है 12 का वर्ग है। ये क्या है? ये 12 का वर्ग है। 12 12 में 144। ये जो है हमारा 11 का वर्ग है। 11 में 11 गुणा करेंगे तो 121 हो जाएगा। यह जो है 10 का वर्ग है। 10 में 10 का गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हो कि 14 13 12 एक एक कम होता जा रहा है ना। 14 13 12 11 10। तो अगला ये क्या होगा? यह 9 का वर्ग होगा, अर्थात 9 9 81। तो हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? हमारा विकल्प ग सही होगा, 81। तो जहाँ तक हमें विश्वास है कि आप लोगों को पूरा अभ्यास 2D और राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित में पूछे गए प्रश्न समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।